अफसानचा की खूबी ये होनी चाहिए कि उसमें काट हो, असर अंगेज़ी और धमाका खेज़ी हो, असरात का मुरक्का मालूम हो, ये महसूस हो कि इन कहानियों में वाक़यात और हादसात का सच निचोड़ कर रख दिया गया हो। ये चौंका देने वाली ड्रामाई कैफियत जो जहन में दिल को झंझोड़ कर रख देती हो अफसानचों में मौजूद हो, क्योंकि ये कहानियाँ महज तफन्नुन तबाह के लिए नहीं लिखी गई और न ही सिर्फ अनशरह क़ल्ब उनका मकसूद हो। उन कहानियों में इंसानी फितरत का जो गहरा राज है, ज़िंदगी की जो बू कलमूनी है, दहशत की जो फ़िज़ा है, हालात के जबर का जो शदीद मायूसकुन माहौल है, बेबसी वो बेहसी और नामुरादी की जो यास अंगेज़ कैफियत है, वो बयान किया गया हो। तो चलें आज ऐसी ही कुछ कहानियाँ, कुछ अफसानचे सुनते हैं। मोना शहजाद गो के पाकिस्तानी हैं, लेकिन अरसा दराज से कनाडा में मुकीम हैं। अफसानचे लिखती हैं और ख़ूब लिखती हैं। उनका अरसाल करदा नया अफसानचा सुनी। उन्वान है मसलक। असद कनाडा से पाकिस्तान आया था। उसके सारे अहल खाना कनाडा में ही मुकीम थे। वो पाकिस्तान पहुंचा तो उसने फ़ैसला किया कि वो इस ट्रिप का भरपूर फ़ायदा उठाएगा। उसने फ़ैसला किया कि वो हर मशहूर बाज़ार और हर काबिल दीद मुकाम की सैर ज़रूर करेगा। आज अंदरूनी शहर फिरते हुए नमाज का वक्त हो गया तो वो एक करीबी मस्जिद में दाखिल हुआ। नमाज की अदायगी के बाद उसने देखा कि तमाम नमाजी एक नमाजी को देखकर बड़बड़ा रहे थे। उनके चेहरों पर गैज़ व गज़ब के आसार थे। पूछने पर पता चला कि वो दूसरा नमाजी एक दूसरे मसलक से ताल्लुक़ रखता था। इसी वजह से नमाजी बड़ा फरोख्ता थे। असद ने हैरत से पूछा, क्या मस्जिदें भी मसाजिद से मुतल्लिक़ होती हैं? मतीन कादरी अच्छे अफसानचा लिखते हैं। इनका एक लाजवाब अफसानचा सुनी। उन्वान है जवाब। वो मौसम गर्मा की एक सर्द तरीन शाम थी। नहायत पेश कीमत सूट पहने जब वो विस्की की निस्फ बोतल अपने मेदे में उंडेल कर नाइट क्लब से बाहर निकला तो उसने एक नीम बरहना और गरीब आदमी को देखकर हैरत से पूछा, क्या तुम्हें सर्दी महसूस नहीं होती? नहीं, गरीब आदमी ने इनकार में सर हिलाया। और गर्मी? वो भी नहीं? यानी बारिश और तूफ़ान का भी तुम पर कोई असर नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अमीर आदमी झुंझला कर बोला, तो फिर क्या महसूस होता है? गरीब ने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया, गरीबी और भूख। साजिद सोमरो का नया अफसानचा उन्वान है राज़दार।
तो आइए राजदार सुनते हैं। लंबे अरसे से सीने में बहुत सारे राजों को छुपाए चला आ रहा था। अब उन राजों को उगलना चाहता था और अपने मन को हल्का करना चाहता था। एक सच्चे राजदार की तलाश थी जो मेरे इन राजों को अपने सीने में हमेशा के लिए दफन कर दे। बड़ी मुश्किल से एक राजदार मिला। उसके सामने खड़ा होकर मैं रोने लगा। रोते रोते सारे दुख और सारे राज उसके हवाले कर दिए। सर उठाकर देखा तो उसकी आंखों में भी सुर्खी थी। आईने में खड़ा मेरा राजदार मेरे साथ रो रहा था। अब ज़ारा फराज का सांचा सुनते हैं। उन्वान है ढोंगी। बाजी, मेरी बेटी बहुत बीमार है। उसके दिल का ऑपरेशन होने वाला है। इलाज के लिए बहुत पैसे दरकार हैं। मैं गरीब औरत, पैसे कहाँ से लाऊं? मेरी मदद करो बाजी। मुझे आपके पास शाहिद भाई की औरत ने भेजा है। अल्लाह उनका भला करे। उन्होंने भी मेरी मदद की। ये देखो बाजी, 3000 रुपये दिए हैं उन्होंने। अच्छा बाजी, आप मेरी मदद करो। शाहिद भाई की औरत ने कहा था आप बड़े दिल वाली हैं, गरीबों की मदद करती हैं। बाजी, मेरी बच्ची की जान बचा लो। रोते हुए उसने मेरे सामने आंचल फैला दिया। मैंने अंदर से 5000 रुपये लाकर उसके हाथ में थमा दिए कि शाहिद भाई की वाइफ ने 3 दिया तो मुझे 5 देना चाहिए। वो औरत चली गई। मैंने शाहिद भाई की वाइफ को फ़ोन किया। भाभी, आपने दोपहर को किसी ज़रूरतमंद खातून को मेरे घर भेजा था। मारिया, यही बात मैं तुमसे पूछने वाली थी। नज़ीर मुश्ताक खूब लिखते हैं। इस अफसानचे की गहराई मुलाहिज़ा करें। उन्वान है दी ग्रेट। प्रोफेसर एहतिशाम अली बच्चे की तरह जिद कर रहे थे कि वो आज ही अस्पताल से घर चले जाएंगे। डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अभी उन्हें कम से कम 15 दिन अस्पताल में रहना था, मगर जाने क्यों वो जिद कर रहे थे कि आज ही घर जाएंगे। उनकी बीवी मन्नतें करती रही थी कि वो बच्चे की तरह जिद करना छोड़ दें, मगर वो किसी भी सूरत मानने को तैयार न थे। अपने बड़े बेटे के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। बेटे सलीम ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों दोस्त, यहाँ बोर हो गए? बाप ने जवाब दिया, मुझे अभी और इसी वक्त यहाँ से घर ले चलो। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता हूँ। सलीम जानता था कि उनका बाप किसी भी सूरत में अपना फैसला तब्दील नहीं करेगा, इसलिए उसने बाप को घर ले जाने की तैयारी कर ली। रास्ते में वो सोच रहा था कि उसका बाप एक मशहूर प्रोफेसर और सियासतदान रह चुका है। उसे अस्पताल वाले 6 माह तक भी वहाँ रख सकते थे, फिर वो इतनी जल्दी क्यों? दूसरे दिन सलीम ने अपने वालिद से पूछा, दोस्त, अब वजह तो बताओ। बाप ने जवाब दिया, सुबह मैं बेड पर आंखें बंद किए कुछ सोच रहा था, तभी मैंने एक आवाज़ सुनी। उसी आवाज़ की वजह से मैं चला आया। एक मजबूर आदमी डॉक्टर से गिड़गिड़ा कर कह रहा था, डॉक्टर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है। वो दिन रात तड़पती रहती है।
اسے اس وارڈ میں بھرتی کر لیں۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، یہاں 1 ماہ تک کوئی بیڈ خالی نہیں ہوگا۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا۔ سلیم کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ وہ باپ کے سامنے کھڑا ہوا اور فوجی انداز میں سلوٹ بجا کر باپ سے کہا، سر یو آر دی گریٹ۔ اب سنتے ہیں نشاط یاسمین خان کا افسانچہ سقراط۔ اس نے سیاستدانوں کی کرپشن کا پردہ چاک کیا۔ اس پر غداری کا مقدمہ دائر ہو گیا۔ لسانی اور مذہبی منافقت کو بے نقاب کیا۔ اسے ٹارگٹ کلنگ میں مارنے کی دھمکیاں ملنے لگیں۔ وڈیروں اور جاگیرداروں کے ظلم کی داستانیں لکھیں۔ گھر پر فائرنگ ہو گئی۔ بیوی اور ماں نے واسطے دے دے کر دوستوں نے مشورہ دیا، سچ لکھنا چھوڑ دو۔ پھر اس نے قلم توڑ دیا۔ وہی خواہ نے کہا، تم تو اس عہد کے سقراط تھے۔ اس نے کہا، وہ سقراط مصلحتوں اور اندیشوں کا زہر پی کر بے حسی کا کفن پہن کر معاشرے کے گھٹن زدہ قبر میں دفن ہو چکا ہے۔ آخر میں ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنا ہی ایک افسانچہ سنا رہا ہوں۔ عنوان ہے سہارا۔ مذہب نے ہمیں کیا دیا؟ خوریزی، تعصب، مولوی گیری۔ یورپ کی طرف دیکھیں، سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ سائنس نے کیا نہیں دیا؟ افتخار میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا، بس تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ اس کی زبان بھی اسی رفتار سے چل رہی تھی۔ مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ لاہور آنے میں ابھی بھی وقت تھا۔ اس کی بکواس سننی تھی، کیونکہ وہ میرے باس کا بھتیجا تھا۔ اس لیے بھی میں خاموش تھا کہ یکایک سڑک کی داہنی جانب سے ایک سانڈ اپنے زوم میں مستاتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ وہ یکایک نمودار ہوا تھا۔ ڈرائیور گھبرا گیا۔ بس کو کچے میں اتار دیا۔ بس لہرانے لگی۔ مسافروں کی چیخ نکل گئی۔ سب کی زبان پر تھا، یا اللہ مدد۔ سب سے اونچی آواز افتخار کی تھی۔